हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका टाइटल है द ऐश लैड इन द सर्च ऑफ गोल्डन कास्केट। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक राजकुमारी की, एक ऐसी राजकुमारी जिसकी शादी 18 साल की होने से पहले करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो 18 साल की होने से पहले शादी नहीं करती है तो एक दूर पहाड़ी में सोया हुआ मॉन्स्टर जाग जाएगा और वो यहाँ आकर उसके पूरे राज्य को तबाह कर देगा। और इसीलिए मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ का राजा अपनी बेटी यानी राजकुमारी की शादी के लिए अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार को यहाँ पर बुलाता है, लेकिन राजकुमारी क्रिस्टीन को वो राजकुमार पसंद नहीं आता है और इसीलिए वो उससे शादी भी नहीं करना चाहती। अब राजा राजकुमारी को उस राजकुमार से शादी करने के लिए फोर्स करता है और इसीलिए राजकुमारी मौका देखकर अपने पैलेस से यानी अपने राज्य से भाग जाती है। इसके बाद हमें जंगल में एक लड़का दिखाया जाता है, इसका नाम है एशवन। ये बहुत ही गरीब परिवार से है। ये अपने परिवार के लिए कुछ फल और सब्जियां लेकर जा रहा था और तभी वहाँ पर राजकुमारी आ जाती है, जिसके घोड़े से ये टकरा जाता है और जा करके नदी में गिर जाता है। अब ये सब देखकर राजकुमारी भी नदी में कूद जाती है। इसके बाद दोनों ही नदी से निकलते हैं। अब राजकुमारी एशवन के फल वाले थैले को खोलकर उसमें रखे सारे फल और सब्जियां खा जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। तभी हम नोट करते हैं कि राजकुमारी और एशवन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वहीं पर उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अब राजकुमारी अपने घोड़े पर बैठकर वहां से जाने लगती है, तो एशवन उससे उसका नाम पूछता है, क्योंकि एशवन को नहीं पता है कि वो इस राज्य की राजकुमारी है। राजकुमारी उसे जवाब देती है कि किस्मत ने चाहा तो फिर ज़रूर मिलेंगे, और वो वहां से चली जाती है। और इधर एशवन अपनी फ्रूट्स वाली खाली थैली लेकर अपने घर पे जाता है और घर जाते ही उसके फादर और उसके भाई उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि वो फल और सब्जियां नहीं लाया है। दोस्तों, एशवन के फादर और एशवन के ब्रदर एशवन को लूज़र समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एशवन आग के साथ मस्ती कर रहा था और उसने इसी मस्ती में खुद का ही घर जला डाला। अब अगली सुबह अपना घर जला हुआ देखकर एशवन के फादर और उसके भाई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और तभी वहाँ पर वो राजकुमार आ जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ पर कहीं राजकुमारी क्रिस्टीन को देखा है। तो एशवन के फादर और उसके भाई बोलते हैं कि नहीं, लेकिन राजकुमार को एशवन पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है और इसीलिए वो उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। फिर एशवन के फादर आकर राजकुमार को समझाते हैं कि एशवन बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल इंसान है, वो ऐसी कोई भी इंसिडेंट पर बहुत जल्दी घबरा जाता है और इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। अब ये बात सुनकर राजकुमार एशवन पर हंसने लग जाता है और फिर वो वहाँ से राजकुमारी क्रिस्टीन की खोज में निकल जाता है। और इधर एशवन को अब समझ में आ जाता है कि वो लड़की जो उससे टकराई थी वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी क्रिस्टीन ही थी। अब एशवन के पिता राजकुमारी को ढूंढने के लिए अपने दोनों बेटों यानी एशवन के दोनों भाइयों को भेजते हैं, क्योंकि जो राजकुमारी को ढूंढकर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा और इनकी गरीब फैमिली को उसकी बहुत ज़रूरत है। अब ये देखकर एशवन भी अपने फादर से पूछता है कि मैं क्या करूं, तो उसके फादर कहते हैं कि तुम चाहे जो करो पर यहाँ कुछ मत करना, तुम यहाँ से चले जाओ। अब एशवन को मना करने के बाद भी एशवन अपने भाइयों के पीछे राजकुमारी को ढूंढने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि राजकुमारी को एक मॉन्स्टर उठाकर ले गया है। और इधर एशवन को भी चलते चलते एक झाड़ी में टूटा हुआ मिरर मिलता है, वो उसको अपने साथ रख लेता है। अब ये जंगल के थ्रू जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो इन्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। एशवन के भाई तो उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एशवन उस आवाज़ की तरफ जाता है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो वहाँ पर जाकर देखता है कि एक लंबी सी नाक वाली बुढ़िया की नाक एक पेड़ के अंदर फंसी हुई है और वो वहाँ जाकर उस बुढ़िया की मदद करता है, उसकी नाक उस पेड़ से निकाल देता है। अब वो बुढ़िया उससे पूछती है कि तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो, तो एशवन कहता है कि मैं राजकुमारी को ढूंढने निकला हूँ। तो बुढ़िया उसे बताती है कि राजकुमारी को तो एक मॉन्स्टर उठाकर ले गया है और वो बुढ़िया एशवन से कहती है कि अगर तुम्हें राजकुमारी को बचाकर लाना है तो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक तलवार की ज़रूरत पड़ेगी। एशवन बुढ़िया से पूछता है कि वो तलवार कहाँ मिलेगी, तो वो बुढ़िया उस तलवार तक जाने का मैप एशवन को दे देती है। अब एशवन उस तलवार तक पहुंचने के लिए उस मैप को फॉलो करने लगता है और उसके भाई भी उसके साथ हैं। तीनों को चलते चलते जंगल के बीच में एक गोल्डन कलर की एप्पल का बास्केट दिखाई देता है। तीनों ही उन एप्पल्स को खाने लगते हैं। अब वो जैसे ही गोल्डन एप्पल को खाते हैं उन्हें एक अजीब सा नशा चढ़ जाता है और उनके चारों तरफ सुंदर सुंदर लड़कियां आ जाती है।
अब इन तीनों को ये लड़कियां एक गुफा में ले जाती है और वहाँ पर इनको लजीज और स्वादिष्ट खाना खिलाती है। अब एस्वन यहाँ पर एक बात नोट करता है कि वो सुंदर लड़कियां थोड़ी थोड़ी देर में इसके भाइयों को वो गोल्डन एप्पल खिला रही थी और इसीलिए एस्वन को यहाँ पर डाउट हो जाता है और वो एप्पल ना खाकर बस उसको खाने का दिखावा करता है और इसीलिए थोड़ी ही देर बाद एस्वन को वहाँ की रियलिटी पता चल जाती है। उसे स्वादिष्ट और लजीज खाने की जगह कीड़े और सुंदर लड़कियों की जगह चुड़ैलें दिखाई देती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये चुड़ैलें उन्हें अच्छा खाना खिलाकर यहाँ पर बेहोश करके इन्हें मार देगी। और अब ये अपने मदहोश भाइयों को ये कहकर वहाँ से ले जाता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हमारा नया घर बन गया है। अब उसके दोनों भाई उसके साथ चल पड़ते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब ये उस मैप के अकॉर्डिंग उस तलवार को ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ते हैं और हम देखते हैं कि राजकुमार भी इनके पीछे पीछे आ चुका है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इन तीनों भाइयों को वो कोहरे वाली झील मिल चुकी है जहाँ पर वो तलवार छुपाई गई है और इसी कोहरे में एस्वन अपने भाइयों से बिछुड़ जाता है और थोड़ी ही देर बाद एस्वन के भाइयों को वो राजकुमार पकड़ लेता है और वो एस्वन के भाइयों को बताता है कि वो राजकुमारी से शादी करेगा ज़रूर, लेकिन शादी करते ही वो राजकुमारी को मार देगा और उसके सारे राज्य को हड़प लेगा। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एस्वन उस कोहरे वाली झील में चला जाता है और उसे वो तलवार भी मिल जाती है और जब वो तलवार को लेकर उस झील से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके भाइयों को वो राजकुमार बंदी बनाकर ले जा रहा है और इसीलिए एस्वन भालू की खाल पहनकर अपने भाइयों को बचाने के लिए निकलता है, लेकिन उसका ये आइडिया ज़्यादा देर काम नहीं करता है और इसीलिए वो खुद भी पकड़ा जाता है। और दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं कि राजकुमार और उसके सैनिक रात को यहाँ पर आग जलाकर अपना खाना पका रहे हैं और उसी खाने की खुशबू से वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और वो राजकुमार और एस्वन के बड़े भाई को पकड़कर अपने साथ गुफा में ले जाता है। इस गुफा में वो पहले ही राजकुमारी को पकड़कर ला चुका था और अब यहाँ पर राजकुमार और एस्वन का बड़ा भाई भी आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि एस्वन और उसका एक और भाई सभी को बचाने के लिए बड़ी चालाकी से इस गुफा में आते हैं और जब वो सब लोग इस गुफा से बाहर जा रहे होते हैं तभी वो मॉन्स्टर जाग जाता है और ये देखकर वो जल्दी से गुफा से बाहर निकलते हैं और पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन राजकुमार डर के मारे दो चट्टानों के बीच में वहीं पर छुप जाता है। अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर भी इन सभी लोगों के पीछे उस पहाड़ पर चढ़ जाता है। तभी एस्वन को उस तलवार की याद आती है जिससे मॉन्स्टर को मारा जा सकता है और वो अपनी तलवार निकालता है। जब एस्वन तलवार से मॉन्स्टर पर अटैक करता है तो उसका निशाना चूक जाता है और तलवार उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है। अब एस्वन यहाँ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपने थैले में रखा हुआ वो मिरर याद आता है और अब एस्वन सूरज निकलने का इंतज़ार करता है ताकि सूरज की रोशनी से वो उस मिरर के थ्रू एक रिफ्लेक्शन मॉन्स्टर की आंखों में डाल सके, जिसकी वजह से मॉन्स्टर थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाएगा और तब वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाएंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई देती है, एस्वन उस मिरर से उस मॉन्स्टर के आंखों में रिफ्लेक्शन डालता है और सूरज की रोशनी से वो मॉन्स्टर अंधा ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा पत्थर में तब्दील हो जाता है। और दोस्तों यही रीज़न था कि मॉन्स्टर सिर्फ रात में ही बाहर निकलता था, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी से वो पत्थर बन सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों भाई राजकुमारी को लेकर राज्य के अंदर चले जाते हैं और राजा को राजकुमारी को सौंप देते हैं। राजा इसके बदले तीनों को इनाम देता है। इसके बाद तीनों भाई अपने फादर के पास जाते हैं, जहाँ पे उसके दोनों बड़े भाई एस्वन की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। एस्वन के फादर ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि चारों मिलकर अपना घर बनाने लगते हैं और इधर दूसरी साइड हम राजकुमार को देखते हैं जिसे जंगल में गोल्डन एप्पल मिलता है और वो गोल्डन एप्पल को खा लेता है। और दोस्तों जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि गोल्डन एप्पल को खाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, तो वही उसके साथ होता है। उसे वही चुड़ैलें मिलती है, वही स्वादिष्ट खाना मिलता है और इस तरह से वो चुड़ैलों के जाल में फंस जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मूवी का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब आगे के पार्ट में हम देखते हैं कि राजकुमारी का 19वां जन्मदिन है और उसकी पार्टी में एस्वन और उसके भाइयों को इनविटेशन दिया जाता है और इसीलिए तीनों भाई बन ठन के पार्टी में पहुँच जाते हैं। वो लोग पार्टी में पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ पर तो बहुत अमीर और रईस लोग आए हुए हैं। एस्वन जाकर के राजकुमारी को उसका बर्थडे विश करता है। अब हम देखते हैं कि एस्वन के भाई के पास एक लड़की आती है और वो उसे डांस के लिए पूछती है, लेकिन वो वहाँ पर शर्मा जाता है और वो अपने भाई के पास चला जाता है।
अब हम देखते हैं कि एसवन का दूसरा भाई यहाँ पर ये नोटिस कर रहा है कि इनके कपड़ों की वजह से यहाँ पर सभी लोग इन्हें वेटर समझ रहे हैं। तभी उसके पास एक वेटर आता है और राजा और रानी को एक ड्रिंक सर्व करने के लिए दे देता है, जिस पर एसवन का भाई मना नहीं करता और वह राजा रानी को ड्रिंक सर्व करने चला जाता है। अब वो ड्रिंक पीते ही राजा और रानी गिर जाते हैं और ये देखकर राजा का एडवाइजर राजकुमारी से एसवन के भाइयों को अरेस्ट करवाने के लिए बोल देता है और इसीलिए राजकुमारी का ऑर्डर मिलते ही एसवन के भाइयों को अरेस्ट कर लिया जाता है। एसवन अपने भाइयों के लिए गवाही भी देता है, लेकिन उसकी वहाँ पर कोई नहीं सुनता। अब राजा और रानी की बॉडी को देख करके उन्हें डॉक्टर बताता है कि इनको जहर दिया गया है और ये अब हमेशा के लिए कोमा में जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर एसवन आता है। वो राजकुमारी से बताता है कि यहाँ से बहुत दूर एक गोल्डन पैलेस है। उस पैलेस के नीचे एक मिस्टिक ग्लेशियर है और जब गोल्डन पैलेस पर सूरज की किरणें पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से वो ग्लेशियर पिघलता है और उसकी मैजिकल ड्रॉप्स नीचे रखे गए वॉल्ट में जमा हो जाती है और ये वाटर ड्रॉप्स ही वाटर ऑफ लाइफ बनाती है, यानी जिंदगी देने वाला पानी, जिसको पीने से बड़ी बीमारी दूर की जा सकती है। लेकिन इस वाटर ऑफ लाइफ के ऊपर जो गोल्डन पैलेस बना हुआ है उसमें एक दुष्ट राजा रहता है जिसके पास एक मॉन्स्टर भी है और वो अपने पैलेस में इस वाटर ऑफ लाइफ तक किसी को भी नहीं जाने देता और यहाँ से कोई भी वाटर ऑफ लाइफ को नहीं ले जा सकता। लेकिन अपने माता पिता को बचाने के लिए राजकुमारी एसवन को वहां चलने के लिए हाँ बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि राजकुमारी एसवन और अपने सैनिकों के साथ उस गोल्डन पैलेस की तरफ निकल जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वही पार्टी वाला वेटर अपने बैंड ग्रुप के पास आता है। वो अपने ग्रुप को बताता है कि राजा रानी तो मर गए, लेकिन राजकुमारी और एसवन उनको बचाने के लिए वाटर ऑफ लाइफ लेने गए हैं। दोस्तों, ये बैंड ग्रुप इस राज्य को हड़पना चाहता था और वो ये नहीं चाहते थे कि राजा और रानी जिंदा हो जाए। अब हम देखते हैं कि ये बैंड ग्रुप उस वेटर को भी जहर देके मार देते हैं और अब वो राजकुमारी और एसवन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एसवन और राजकुमारी उस लंबी सी नाक वाली बुढ़िया के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें उस गोल्डन पैलेस का रास्ता नहीं पता था। इनको यहाँ पर एक सुनहरी गिलहरी नजर आती है जिससे वो उस लंबी नाक वाली बुढ़िया का पता पूछकर उसके पास पहुँच जाते हैं। इस बार बुढ़िया की नाक एक चेयर में फंसी होती है। एसवन इस बार भी उसकी नाक को बाहर निकालने में उसकी मदद करता है और उससे गोल्डन पैलेस का रास्ता पूछता है, जिस पर बुढ़िया उसे बताती है कि आज तक सिर्फ एक ही इंसान उस गोल्डन पैलेस से वापस जिंदा लौटा है, जो तुम्हें माउंटेन में बनी गुफा के उस पार मिलेगा और उस गुफा को पार करते समय तुम्हें बीच में एक झील मिलेगी और उस झील के अंदर तुम्हें एक सफ़ेद क्रिएचर मिलेगा जो तुम्हें अपने वायलेंस से गुमराह करने की कोशिश करेगा। अब वो लंबी नाक वाली बुढ़िया एसवन को उड़ने वाले जूते देती है। इसके बाद एसवन और राजकुमारी उस गुफा की तरफ निकल जाते हैं। अब वो एक ऐसी गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर अजीब सा संगीत बज रहा था और हम देखते हैं कि उस संगीत को सुनते ही राजकुमारी के जो सैनिक थे वो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन एसवन और राजकुमारी हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और जब वो संगीत सुनना बंद हो जाता है तो वो वहीं पर रेस्ट करते हैं और राजकुमारी यहाँ पर सो जाती है। लेकिन एसवन को राजकुमारी के खराटों की वजह से यहाँ पर नींद नहीं आती और इसीलिए वो अपने पास में लगी हुई घास को उखाड़कर अपने कानों में ठूस लेता है ताकि उसे राजकुमारी के खराटों की आवाज़ सुनाई ना दे। अब थोड़ी ही देर बाद राजकुमारी को वो संगीत फिर से सुनाई देता है, जिससे मदहोश होकर वो उस संगीत की तरफ खींची चली जाती है। लेकिन एसवन ने तो अपने कानों में घास डाली हुई थी, जिसकी वजह से उस पर उस संगीत का कोई असर नहीं होता। लेकिन फिर भी वो राजकुमारी का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है। अब इनको यहाँ पर वही वाइट क्रिएचर दिखाई देता है जिसके बारे में बुढ़िया ने इनको बताया था। वो अपने वायलिन से ऐसा मदहोश करने वाला संगीत प्ले कर रहा था जिसकी वजह से कोई भी मदहोश होकर उसकी तरफ खींचा चला जाता था। अब वो क्रिएचर इनसे बताता है कि मेरी मर्जी के बिना इस गुफा से आगे कोई नहीं जा सकता। अब एसवन यहाँ पर उसको छेड़ने के लिए बोल देता है कि तुमसे अच्छा तो वायलिन मैं बजा लेता हूँ और वो उस वाइट क्रिएचर को चैलेंज कर देता है, जिसे वो वाइट क्रिएचर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अगर मैं इस चैलेंज में जीता तो तुम्हारी सोल मेरी हो जाएगी। और एसवन कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम मुझे इस गुफा के उस पार जाने दोगे। अब वो वाइट क्रिएचर अपना मदहोश करने वाला संगीत प्ले करता है, लेकिन अभी भी एसवन पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उसने तो अपने कानों में घास डाली हुई थी।
अब दोस्तों बारी थी एस्पन की। एस्पन को वायलिन बजाना नहीं आता और जब वो वायलिन बजाता है तो इतना गंदा म्यूज़िक प्ले करता है कि उसकी वजह से वो वाइट क्रिएचर बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। और अब एस्पन और राजकुमारी को चांस मिल जाता है गुफा के उस पार जाने का और वो इसी मौके को देखकर गुफा के उस पार पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ सामने बहुत हरा भरा मैदान है और इसी मैदान में चलते चलते एस्पन को एक बॉटल मिलती है जिसमें ऐसा नमक डाला हुआ है जिसको सूंघने के बाद बेहोश आदमी भी होश में आ जाता है और एस्पन उसे काम का समझकर अपने पास ही रख लेता है। अब उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां पहुंचकर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो उससे पूछते हैं कि हमें वो आदमी कहां पर मिलेगा जो गोल्डन पैलेस से वापस आया है। तो वो आदमी कहता है कि इसके बारे में तुम्हें मेरे दादाजी बताएंगे। और जब राजकुमारी और एस्पन उस आदमी के दादाजी के पास पहुंचते हैं तो वो आदमी भी उनसे कहता है कि इसके बारे में तुम्हें मेरे दादाजी बताएंगे। और इस तरह से बहुत सारे दादाजी से मिलने के बाद वो फाइनल दादाजी के पास पहुंचते हैं जो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उन्होंने गोल्डन पैलेस का वो वाटर ऑफ लाइफ पिया था। जब उनको पूछा जाता है कि गोल्डन पैलेस का रास्ता कहाँ है तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, लेकिन वो उन्हें एक बुक दे देता है जिसमें गोल्डन पैलेस की यात्रा का पूरा विवरण लिखा होता है। अब राजकुमारी और एस्पन जैसे ही उस घर के बाहर उस बुक को लेकर आते हैं वहाँ पर वो बैंड आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। अब ग्रुप की लेडी लीडर उनको बंदी बनाकर राजकुमारी को बताती है कि राजा और रानी को उसी ने मरवाया है। इस बात पर राजकुमारी को काफ़ी दुख होता है और उसे एस्पन के भाइयों की बेगुनाही का एहसास होता है। अब बातों ही बातों में राजकुमारी बड़ी चालाकी से उस लेडी लीडर के सामने से एक चाकू चुरा लेती है और अब वो लेडी लीडर राजकुमारी और एस्पन को मारने के लिए अपने आदमियों से बोल देती है। और जब वो उनको मारने की तैयारी करते हैं तो राजकुमारी एस्पन के हाथ की रस्सी काट देती है और वो दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन आगे चलकर वो फिर पकड़े जाते हैं। इस बार राजकुमारी वायलिन बजाकर सैनिकों को मदहोश कर देती है और एक बार फिर से वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब थोड़ी दूर चलने के बाद में उन्हें एक बोटमैन दिखाई देता है जिससे वो एक बोट खरीदते हैं। बोट में बैठकर वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर काफ़ी अंधेरा और धुंध थी और यहाँ उन पर अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स हमला करते हैं। वो इन क्रिएचर्स का डट कर मुकाबला करते हैं लेकिन इसी मुकाबले के दौरान वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एस्पन तो आइलैंड के किनारे पर पहुंच चुका है लेकिन उसे राजकुमारी कहीं नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर तक राजकुमारी को सर्च करने के बाद में एस्पन गोल्डन पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। अब उसे थोड़ी देर सर्च करने के बाद में अपने सामने गोल्डन पैलेस दिखाई देता है। वो गोल्डन पैलेस के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि पैलेस का दुष्ट राजा अब मरकर कंकाल बन चुका है और उसके हाथ में कोई गोल गोल चीज़ है जिसे एस्पन अपने पास रख लेता है। इसके बाद एस्पन महल की एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो बेहोशी की गैस वाले चैम्बर में पहुँच जाता है, लेकिन तभी वो अपने पास रखी हुई उस नमक की बोतल को सूंघ लेता है जिसकी वजह से वो बेहोश नहीं होता। इसके बाद आगे बढ़ने पर वो अपने सामने उसी वॉल्ट को देखता है जिसमें वाटर ऑफ लाइफ होता है। तभी वहाँ वो देखता है कि उसके पीछे वो बैंड ग्रुप वाली लेडी आ जाती है जिसने आइलैंड पर से राजकुमारी को भी बंदी बना लिया था। अब हम देखते हैं कि उस ग्रुप की लेडी लीडर वाटर ऑफ लाइफ पी लेती है और इसको पीने के बाद वो खुद को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगती है और ये देखकर उसके ग्रुप के मेंबर शोर शराबा करने लगते हैं और उसी शोर शराबे से वो मॉन्स्टर उठ जाता है। दोस्तों, इस मॉन्स्टर को दिखाई नहीं देता लेकिन ये इंसान के मांस का बहुत भूखा होता है। अब हम देखते हैं कि खुद को शक्तिशाली समझने वाली वो लेडी लीडर मॉन्स्टर से टक्कर ले लेती है और मॉन्स्टर तो उसे एक ही झटके में दूर फेंक देता है क्योंकि दोस्तों पानी का असर ज़्यादा देर नहीं रहता है। और उस लेडी के ग्रुप के मेंबर्स भागकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो बेहोश करने वाली गैस थी जिसकी वजह से वो सभी वहां पर बेहोश हो जाते हैं। अब एस्पन और राजकुमारी मॉन्स्टर को अपनी कहानी बताते हैं कि वो वाटर ऑफ लाइफ को क्यों लेने आए हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनसे कहता है कि यहाँ पर पानी की रक्षा करना मेरा काम है और मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैंने तुम्हें पानी दिया तो राजा मेरी आंख मुझे कभी भी वापस नहीं देगा और मैं हमेशा के लिए अंधा ही रह जाऊंगा। अब मॉन्स्टर की ये बात सुनकर एस्पन को वो बॉल जैसी चीज़ याद आती है जो उसने राजा के पास से उठाई थी।
और उसे रियलाइज़ होता है कि वो मॉन्स्टर की आँख है, इसीलिए वो मॉन्स्टर को उसकी आँख लौटा देता है। अब आँख मिलते ही मॉन्स्टर राजकुमारी को वाटर ऑफ लाइफ लेने देता है और राजकुमारी थोड़ा सा वाटर ऑफ लाइफ ले लेती है। और वाटर ऑफ लाइफ मिलते ही एस्वन और राजकुमारी बुढ़िया के दिए गए जूतों से उड़कर अपने राज्य की तरफ चले जाते हैं। इधर राज्य में हम देखते हैं कि एस्वन के दोनों भाइयों को मौत की सजा मिलने वाली होती है। तभी वहां पर मरा हुआ राजा जिंदा होकर लौट आता है, क्योंकि उसने अब वाटर ऑफ लाइफ पी लिया है। राजा आकर इनकी मौत की सजा को रुकवा देता है और अपने एडवाइजर को अरेस्ट करवा देता है। इधर एस्वन भी राजकुमारी को अपनी माँ का नेकलेस गिफ्ट करता है, तो राजकुमारी समझ जाती है कि एस्वन उससे बहुत प्यार करता है। राजकुमारी अपने फादर राजा की रजामंदी मिलते ही एस्वन को किस करती है और इधर एस्वन के भाई को भी वो गर्ल किस करती है जो उसे डांस के लिए ऑफर कर रही थी। इसके बाद राजकुमारी और एस्वन दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं और इसी के साथ हमारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।